नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। अमित शाह से मुलाकात के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से अलग अलग मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी की बैठक हुई। तो दूसरी ओर कांग्रेस में फिर से विरोध के सुर दिखाई दे रहे हैं। जितिन प्रसाद के बाद अब पायलट को बचाने के बारे में सोचना होगा कांग्रेस को। तो दूसरी ओर शीर्ष नेतृत्व पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब हर पार्टी अपनी ओर से डैमेज कंट्रोल कर रही है, लेकिन आने वाले समय में काफी बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो आज यही हमारा मुद्दा है कि राजनीतिक पार्टियां लग गई है डैमेज कंट्रोल में। तो इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत गढ़वी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाजपा की ओर से सावन पंड्या हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस की ओर से कपिल देसाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आम आदमी पार्टी की ओर से अर्जुन राठवा हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे शुरुआत करते हैं प्रशांत जी, क्या कहना चाहोगे? योगी जी अचानक से 2 दिन का उन्होंने प्रोग्राम बना लिया दिल्ली का, या तो फिर उन्हें न्योता मिला था दिल्ली आने का? क्योंकि काफी समय से उनकी नाराजगी देखी जा रही थी। भाजपा की जो टोच की नेतागिरी है उनके सामने उन्होंने जैसे एक लड़त छेड़ दी थी और कहीं ना कहीं वो समाधान वाली बुक से लग रहा है कि कुछ समाधान हो चुका है। क्या कहना चाहोगे? देखिए, जब भी कोई इलेक्शन कोई भी स्टेट में या कंट्री में आता है तो इलेक्शन से 1 साल पहले वो एक सीज़न और जैसे फेस्टिवल आता है और हम जो तैयारियां शुरू करते हैं, वैसे ही गुजरात में और मतलब इंडिया में हर एक स्टेट में ऐसा देखते हैं। अभी आप देखो, बंगाल की इलेक्शन अभी भी गई है, तो बंगाल में भी आप देखो 6 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड देख लो इलेक्शन से पहले का। कभी कोई इधर कोई इधर, तो मतलब पक्ष हो एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाना, तो ये चेंजेस स्वैपिंग ये सब चलता रहता है। और इन बिटवीन जो लोग पार्टी में काम कर रहे हैं उनको कहीं अपनी दुकान बंद होती दिखती हो और उनको कहीं अपना मतलब वजन दिखाना हो पार्टी में, इसलिए ये सब घमासान, राजकीय घमासान चलता है। और राजकीय जो गलियारियाँ होती है उसमें ये शोर शराबा होता रहता है। अभी जैसे योगी आदित्यनाथ की आपने बात कर ली, इसमें 2-3 चीज़ चल रही है। एक, AK शर्मा साहब अभी ही मतलब रिजाइन करके गए हैं, तो उनको क्या एज अ CM प्रोजेक्ट करेंगे नेक्स्ट इलेक्शन में? एक तरफ उनका पूर्वांचल वाला भी मैटर चल रहा है कि पूर्वांचल अलग स्टेट करना है। इन बिटवीन 2 डेप्यूटी CM है जो ऑलरेडी मतलब काफ़ी टाइम से यूपी में बीजेपी के लिए अपना ब्लड दे चुके हैं, तो उनको CM प्रोजेक्ट करना है, मंत्रिमंडल का विस्तरण करना है, काफ़ी सारी चीज़ें। और मार्च अप्रैल में शायद यूपी का इलेक्शन आने वाला है, तो ये सब थोड़ा चलेगा, शोर शराबा होगा। लेकिन बीजेपी अपनी अच्छी तरह की जो पैटर्न है वो डैमेज कंट्रोल करना, किसी को बैठा देना, किसी को शांत रखना, उस तरीके से वो सब चल रहा है। कुछ होने वाला नहीं है एज इट इज, क्योंकि अगर अभी योगी आदित्यनाथ को कुछ भी करके बदले, पहले तो बदलने की बात थी, CM बदल रहे, प्रभारी की जो मीटिंग हुई, अपने BL संतोष की जो मीटिंग हुई, CM बदल जाएंगे, ये होगा वो, अगर कुछ भी होता है तो ये एक्सपोज हो जाते हैं कि योगी आदित्यनाथ या तो फेल थे या तो बीजेपी फेल थी। तो यूपी में जो भी हुआ, क्योंकि इस बार यूपी में बहुत ही ये कोरोना सेकंड वेव यूपी में बहुत ही ज्यादा थी। आप देखो, बीजेपी शासित राज्यों में लॉकडाउन लगाना नहीं लगाना के बीच में योगी आदित्यनाथ ने लगाया लॉकडाउन, और वो उनकी डिमांड, पब्लिक की भी डिमांड थी। काफी सारे नेगेटिव फेज से वो पसार हो रहे हैं, तो इंटरनल भी चल रहा है। दूसरी बात, आप पूरे देश में वैसे भी देखो, एक तो फायर ब्रांड नेता है योगी आदित्यनाथ, हिंदुत्व का बहुत ही बड़ा चेहरा है, तो लोग तो ऐसा भी बोल रहे हैं कि 2024 के PM है। तो काफी सारी चीजें, और शायद तकलीफ वहीं से शुरुआत तो हो गई। अगर PM पद के, वो बीजेपी का ही सूत्र था ना कि मोदी नहीं तो कौन? अब मोदी नहीं तो योगी लोग बोलेंगे तो प्रॉब्लम तो होनी ही थी। आपकी ओर आना चाहूंगी सावंत जी, प्रश्न मेरा वही रहेगा कि आज योगी जी मोदी और JP नड्डा से मिले, क्या था मुद्दा? देखिए मैडम, योगी जी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी है। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बतौर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के हिसाब से अगर वो चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं या हमारे प्रदेश वो जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, उनसे मिलते हैं, तो उसमें कोई वो दिक्कत की बात ही नहीं है, पहली बात।
दूसरी बात, अगर वो चुनाव की रणनीति हो या और कोई संगठन की बात भी हो, तो वो हिसाब से चीफ मिनिस्टर अपनी पार्टी के अध्यक्ष से भी मिल सकता है और प्राइम मिनिस्टर से भी मिल सकता है। इसमें ऐसी कोई आपत्तिजनक पर बात भी नहीं उन्होंने है और कोई नई आपत्ति बात तब भी नहीं थी है। जब उन्होंने ट्विटर पर से प्रधानमंत्री की तस्वीर दूर कर दी थी। देखिए, आप मैं अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हम योगी जी उत्तर प्रदेश से जाके दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलते हैं, तो वो पक्ष की अंदरूनी बातचीत के लिए भी मिलते हैं और वो वहां से कोई निर्देश है या ऐसा ऐसा कोई बातचीत है पक्ष के लिए, संगठन के लिए या सरकार के लिए, तो वो किसी से भी मिल सकते हैं और पार्टी की अंदरूनी बात है, ऐसी और दूसरी कोई ऐसी बात ही नहीं है। ये बात थी या अलग पूर्वांचल का जो कारण था उसकी वजह से योगी जी नाराज चल रहे थे, उन्हें लगा कि उनका जो आधिपत्य है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। नाराजगी की कोई बात ही नहीं। और उत्तर प्रदेश तो वो सरकार ने समाधान कोरोना वाली काल में बुक काफी क्या अच्छा थी? काम, जहाँ जहाँ नाराजगी नहीं है वहाँ समाधान वाली बात ही कहाँ से आती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने काफी अच्छा काम किया है कोरोना काल में। क्या बात कर रहे हो, गंगा में बहती लाशें जो योगी जी पे ही ढोल दिया था उसके पाप का घड़ा, अच्छा काम किया है। आप देखिए, आप अब गंगा में जो लाश बह रही थी वो कोई अच्छी बात नहीं थी, फिर भी प्रशासन के तौर पे जैसे ही जहाँ पे जो स्टेप्स लिए जाने चाहे थे वो ले लिए हैं। और ऐसा कोई भी मुद्दा जहाँ पे भी सामने आया था, क्योंकि उत्तर प्रदेश खुद में इतना बड़ा राज्य है, तो जहाँ जहाँ भी कहीं भी जो भी स्टेप्स लेने चाहिए थे वो इमीडिएटली स्टेप्स लिए जा चुके थे। और कोरोना के बीच योगी जी की सरकार ने वहाँ पे बहुत ही अच्छा काम किया है, जनता की काफी सेवा की। जी, आपकी और आना चाहूंगी यहाँ पर कपिल जी। यहाँ पर जब बात हो ही रही है डैमेज कंट्रोल की, तो जितिन प्रसाद जो अभी अभी शामिल हुए हैं भाजपा में, तो एमपी कांग्रेस की ओर से एक ट्वीट किया गया था कि जितिन प्रसाद के जाने से कांग्रेस खुश है। यह एक कूड़ा कूड़ेदान में डालने जैसी सामान्य क्रिया है और बाद में से ये ट्वीट को डिलीट कर दिया गया था, यानी कि ट्विटर हैंडल पे से निकाल दिया गया था। यानी कांग्रेस खुश है कि जितिन प्रसाद गए। किसी तकनीकी खराबी की वजह से शायद हम कपिल जी की आवाज सुन नहीं पा रहे। हेलो हेलो, आ रही है आवाज? जी हाँ जी, अब मिल रही है आपकी आवाज जी। 2014 के बाद से देश के अंदर राजनीति ने एक नया रूप धारण किया हुआ है। राजनीति 2014 के बाद से पूरी तरह से बदल गई है। देखिए, 2014 के बाद से लगातार सत्ता के दम से, पूरी ताकत से जो भी हमारी संस्थाएं हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, सभी संस्थाओं का दुरुपयोग करके विपक्ष के दलों के नेताओं को डराया जाता है, धमकाया जाता है, लालच दी जाती है, पैसा दिया जाता है। ये सारी चीजों से विधायकों से लेकर सांसदों को और नेताओं को तोड़ा जाता है और ये उसी में से एक उसका हिस्सा है। बात है जितिन प्रसाद जी की। जितिन प्रसाद जी को कांग्रेस पार्टी ने 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर बनाया केंद्र में। जितिन प्रसाद जी को पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया और जितिन प्रसाद जी जो 2019 के लोकसभा में चुनाव में जमानत जब्त हुई थी जिनकी, फिर भी कांग्रेस पार्टी ने उनको राष्ट्रीय महासचिव बना के बंगाल जैसे बड़े स्टेट की जिम्मेदारी दी। कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारा उनको जो भी जो छोटे कार्यकर्ता की उम्मीद होती है जिस स्तर पर पहुंचने की, वो सारी चीजें उनको दे दी गई थी। बावजूद उसके जितिन प्रसाद जी को किसी भी प्रकार के लोभ लालच से, पता नहीं उनका क्या प्लान है, उनको क्या सपने दिखाए गए हैं, वो चले गए। दुख की बात है, मगर ये कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी है और विश्वासघात है। जी, तो आपका क्या मानना है कि जो ट्वीट किया था वो फिर एमपी कांग्रेस ने हटा क्यों दिया? नहीं, वो ट्वीट किया है, उसका शायद मीडिया ने और किसी ने उसके कई मतलब निकाले हैं, वो तब वो डिलीट किया गया होगा। मगर एक बात है, हमारे जो भी सोशल मीडिया के साथी होंगे जिन्होंने ट्वीट भी किया होगा, तो आज आक्रोश होगा। आक्रोश इसलिए होगा कि एक इंसान को केंद्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाता है, राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाता है, पार्टी का पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया जाता है, इतने सारे पदों को देने के बावजूद अगर ये कोई इंसान गद्दारी करेगा तो स्वाभाविक तौर पर हमारे सोशल मीडिया के साथ ही कांग्रेस के एक सामान्य से लेकर कार्यकर्ता को दुख होगा और वो दुख प्रकट हो सकता है। जी,
आपकी ओर आना चाहूंगी अर्जुन जी, क्या कहना चाहोगे? अभी भाजपा हो या कांग्रेस हो, डैमेज कंट्रोल की प्रक्रिया जो है वो आरंभ हो चुकी है, क्योंकि आने वाले समय में गुजरात की बात करें, गोवा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, चुनाव आने वाले हैं। हाँ जी, बहुत ही स्पष्ट है। गुजरात में अगर हम बात करेंगे तो गुजरात में पिछले 25 साल से भाजपा का शासन है और जी। केंद्र में 7 साल से भाजपा का शासन है। अभी तक तो भावनात्मक मुद्दे चल रहे थे, कुछ ना कुछ मुद्दे जिसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं था उसको ला करके राजनीति हो रही थी। लेकिन ये कोरोना का वेव नंबर 1 है। हाल में जी। जो सरकार है बीजेपी की, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है कि वेव 1 में उन्होंने काफ़ी लोगों को परेशान किया, मजदूरों को परेशान किया, और जो उन्होंने लॉकडाउन किया था बिना प्लानिंग का, उससे लोग परेशान हो गए। सेकेंड वेव में जो व्यवस्था करनी थी, अस्पताल की व्यवस्था करनी थी, ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी थी, डॉक्टर्स की व्यवस्था करनी थी, मेडिसिन की व्यवस्था करनी थी, वो कर नहीं पाए। तो वो पूरी तरह से फेल हुए हैं। अब भावना जी। पकड़ गए कि वो शासन उनको चलाना आता नहीं है। तो जी। डैमेज कंट्रोल की जो बात है, वो डैमेज तो देश को हो गया है बहुत सारा। काफ़ी लोगों ने अपने स्वजन गुमाए हैं, काफ़ी लोगों ने अपने बेटे गुमाए, किसी ने माँ गुमाई, जी। किसी ने बाप गुमाया है। तो वो डैमेज जो हुआ है उसकी चिंता वो नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ चुनाव की चिंता कर रहे हैं। वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है अपने देश के लिए। तो मैं मानता हूं कि उनको डैमेज जिसने अपने पिता गुमाया, जिसने अपना जो जिसका आधार था वो गुमाया है, तो उसको आगे पढ़ाई कैसे, आगे की जिंदगी कैसे जीना है, वो व्यवस्था करनी चाहिए। वो नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ चुनाव की राजनीति कर रहे हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। जी। प्रसन्न जी, फिर से आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर जब मुद्दा उठाई है उत्तर प्रदेश की, खास तौर पर हम बात कर रहे हैं, योगी जी नाराज चल रहे थे और फिर अचानक से वो दिल्ली गए। अभी तो लग रहा है कि कुछ शायद समाधान हो गया है, लेकिन अगर जैसे कि ये जो अलग पूर्वांचल का मुद्दा है, अगर ऐसा कुछ होता है तो किसको लॉस होगा और किसको फायदा होगा? बट नेचुरल ये है कि योगी का आधिपत्य थोड़ा कम हो जाएगा पूर्वांचल स्टेट से। वैसे वो भी अपोज में है ये नहीं होने देने में। आपको शायद याद हो तो मुझे तो ऐसा लग रहा है पहले एक पिक्चर हो रहा था साहेब बीवी और गैंगस्टर, जो यूपी के बंटवारों पे था, और अभी वही सिनारियो से यूपी गुजर रहा है और बीजेपी गुजर रही है। इसीलिए आज देखिए अचानक से अनुप्रिया पटेल के साथ मुलाकात होना, उनको लाइमलाइट में लाना, शायद उनका मंत्रिमंडल में भी, मोदी के मंत्रिमंडल में शायद अनुप्रिया पटेल कभी भी आ सकती है। तो अपना दल ऑलरेडी जो पिछले 2017 के इलेक्शन में कम से कम 9 सीट लेके आई है, उनको भी थोड़ा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। तो वो इसलिए कि वो पूर्वांचल से बाहर है। तो अगर ये कुछ होता है, और योगी, देखिए योगी जी तो प्रो बीजेपी है, कोई मतलब ही नहीं है बाकी कोई बात करने का, लेकिन फिर भी अगर ये कुछ होता है तो योगी का आधिपत्य कम हो रहा है। बट यस, पूर्वांचल होने से बीजेपी को नुकसान, एज ए ओवरऑल बीजेपी को इसलिए लॉस हो रहा है कि वहां जितने भी स्टेट आएंगे, कम से कम 24 से 25 स्टेट्स बनेंगे, डिस्ट्रिक्ट बनेंगे, और 125 से 150 सीट के आसपास असेंबली सीट्स बनती है। अभी इसीलिए ये सब चर्चा का मतलब नहीं है कि नया स्टेट बनाने के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल का टाइम चाहिए। लेकिन मान लेते हैं कि ये बीजेपी है, सिस्टम अपनी बहुत स्ट्रांग है अपने लिए, तो अगर बनता है तो ये 23 से 25 डिस्ट्रिक्ट में 125 सीट में, अगर 2019 लोकसभा और 2017 का विधानसभा का हम कुछ मतलब इक्वेशन बनाते हैं, तो बीजेपी को बहुत ही नुकसान है। वहां पर MY फैक्टर, समाजवादी पार्टी का फैक्टर, वो दोनों बहुत ही स्ट्रांग है। मुझे याद है 1991 में जब राम मंदिर का मुद्दा इतना बड़ा था, जब बीजेपी ने सरकार बनाई यूपी में पहली बार, तब भी टोटल जो सीट आई थी कम से 220-221 सीट आई थी, उसमें सिर्फ 52 या 60 सीट्स ही यहाँ पर पूर्वांचल से आई थी आउट ऑफ ऑल। तो ये सब दिख रहा है कि यहाँ पर मतलब जो मुस्लिम वोटर्स, बाकी अदर कास्ट के वोटर्स जो बीजेपी के प्रो बीजेपी में नहीं है, वो या तो SP VSP से, कांग्रेस के भी नहीं है। तो ये पूर्वांचल बनने से बीजेपी को लॉस है। इसीलिए अभी ये मतलब नहीं रहता है सिर्फ योगी को नीचा दिखाने के लिए, या तो योगी
पीएम के कैंडिडेट में 2024 में आप सामने आ सकते हैं, या मोदी के साथ उनका कुछ नहीं बन रहा है, तो मुझे नहीं लग रहा कि बीजेपी इतना बड़ा रिस्क लेगी पूर्वांचल बना के। वो तो हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ योगी का हम नाम सुन रहे हैं, मतलब ये गुंडाशाही कम करना, एनकाउंटर स्पेशल बनना, क्राइम कम होना, ये सब कुछ पॉजिटिव चीजें भी है। डेफिनेटली फेलियर भी है उसके सामने, लेकिन जो पॉजिटिव चीजें, जो इंडिया, ओवरऑल इंडिया और हिंदुत्व का जो कार्ड बीजेपी खेल रही है, उसके लिए उनको यूपी एक रखना पड़ेगा, योगी आदित्यनाथ को साथ रखना पड़ेगा। जो भी मीटिंग हो, सिटिंग हो, लेकिन ये सब मंत्रिमंडल के विस्तरण के लिए हो रही है और उसमें किसको समाना है, किसको नहीं लेना है। जिस तरीके से अनुप्रिया का नाम मैं आज ले रहा हूं, क्योंकि अगले मंत्रिमंडल में उनसे भी, भले बीजेपी फुल्ली मतलब बहुमत से आई हुई है, सिर्फ बीजेपी के मिनिस्टर से अभी, लेकिन एनडीए को साथ में रखना है लोकसभा के कमिटमेंट के हिसाब से, क्योंकि लोकसभा का कमिटमेंट भी देख लो तो अनुप्रिया भी कहीं नहीं है और इस तरफ उनके भी कोई विधायक कहीं मंत्रिमंडल में नहीं है यूपी में। इसलिए ये सब कैलकुलेशन चल रहा है, बाकी कोई बोलने का मतलब नहीं है, सोचने का भी मतलब नहीं है। बीजेपी अपना पांव कुल्हाड़ी पे नहीं रखेगी। जी सावंत जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर जब अनुप्रिया की बात हुई रही है तो 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तब अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाया गया था, लेकिन 2019 में उन्हें ऐसा कोई पद हासिल नहीं हुआ। और जब अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात हुई है, पहले ये भी काफ़ी चर्चा का विषय रहा था कुछ दिन पहले कि शायद अनुप्रिया पटेल है वो समाजवादी पार्टी के साथ आगे बढ़ सकती है, और शायद उनकी कई दौर की बैठकें भी हुई थी, लेकिन अचानक से वो अमित शाह के मुलाकात पर चली गई जब योगी जी ही दिल्ली थे, उसी वक्त चली गई, यानी वो चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या कुछ नया हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस के साथ भी अच्छी तरह से सरकार चलाती है और हमारी फुल मेजोरिटी है, तब भी हम सरकार चलाते हैं। तो हमारे लिए हमारे अलायंस जो भी है वो भी हमारे लिए उतने ही वो है जितने हमारी फुल मेजोरिटी सीट्स है, तो उसमें अलायंस का कोई हिस्सा कम होना ऐसी कोई बात होती नहीं है। तो हमारा तो मंत्र ही है सबका साथ सबका विकास, तो हमारे वहाँ पे ऐसी कोई बात ही नहीं है कि जहाँ पे कोई नाराजगी है ऐसी। यानी अनुप्रिया का भी विकास होगा, मतलब उन्हें भी कोई स्थान मिलेगा? देखिए, जो भी डिसीजन लिया जाता है वो हाईकमांड लेती है, और जब हमारे अलायंस भी होते हैं तो वो हमारे साथ ही होते हैं, वो हमारा एक भाग भी होते हैं, तो उसमें किसी व्यक्तिगत विकास की बात कभी होती नहीं है। जी, लेकिन फिर भी अचानक से अनुप्रिया, जो पहले समाजवादी पार्टी के साथ उनकी बातचीत चल रही थी और अचानक से फिर वो अमित शाह को मिलने जाती है, तब ये काफी मुद्दा गर्मा गया। हमारे अलायंस के कोई अगर नेता है तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से मिलते हैं या प्रधानमंत्री से मिलते हैं या अमित शाह जी से मिलते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ना कोई अचंभे वाली बात है। लेकिन शायद ऐसा था कि अनुप्रिया ने जो मुद्दे रखे थे उसमें एक मुद्दा शायद ऐसा भी था कि उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में उनके पति आशीष पटेल को मंत्री बनाया जाए। मैडम, ऐसे मुद्दों की जब तक जो मुद्दा कोई ठोस सामने नहीं आता, वैसे मुद्दे ऐसी बातें चलती रहती है। वैसे ऐसी बातों का कोई होता नहीं है, जैसे पब्लिक में ऐसी बात नहीं होती। जब तक कुछ सामने नहीं आता है प्रॉपर्ली, तब तक कुछ नहीं है। जी, यानी जब तक अनाउंसमेंट नहीं होती तब तक तो सब कुछ ठीक है। आधिकारिक रूप से कुछ किसी भी पक्ष से या किसी भी पार्टी से कहीं से भी बात नहीं आती है, तब तक वो सिर्फ बात ही रहती है। जी, आपकी ओर आना चाहूँगी कपिल जी। यहाँ पर जब जितिन प्रसाद की हम बात कर रहे थे तो वो देखा गया कि सिंधिया और जितिन प्रसाद के जाने के बाद अब अकेले पायलट ही बचे, उनकी जो वो तिगड़ी थी उसमें, यानी पायलट को भी कहीं ना कहीं बचाना होगा, क्योंकि राजस्थान की भी राजनीति है उसमें भी हलचल मची हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं पायलट फिर से नाराज हुए हैं कि उनके साथ अब कोई बातचीत नहीं हो रही। अब जो वादे उनके किए गए थे और उनको रोका था, वो वादे कहीं ना कहीं पूरे नहीं किए गए। जी, कांग्रेस पार्टी के पास नेतृत्व की, युवा चेहरों की, लीडरशिप की किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। बात है पायलट साहब की, तो पायलट साहब ने आज जो लोग ये खबर फैला रहे हैं, जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं और बीजेपी के नेता जो इस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं और झूठा मीडिया में भ्रम फैला रही है, तो आज सचिन पायलट जी ने मीडिया से बात करते हुए मीडिया समक्ष ये साफ कर दिया है। रीटा बहुगुणा जोशी जी
जिन्होंने बोला था कि सचिन जी से मेरी बात चल रही है और वो कभी भी हमारे साथ आ सकते हैं बीजेपी में, ये बात रीटा बहुगुणा जोशी जी ने बताई थी। आज सचिन पायलट जी ने मीडिया के सामने साफ तौर पर ये बोला है कि रीटा बहुगुणा जी ने शायद सचिन तेंदुलकर जी से बात की होगी, ये सचिन पायलट से किसी के बाप की ताकत नहीं है बात करने की, उनकी हिम्मत नहीं है मेरे से बात करें, और मैं कभी भी कांग्रेस पार्टी छोड़कर नहीं जाऊंगा, कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, कांग्रेस पार्टी का सिपाही बनके रहूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चारों ओर से टूट रही है, लोगों के अंदर उसकी इमेज तो टूटी रही है, साथों साथ उनके अंदर अंदर का जो कलह है वो धीरे धीरे बाहर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी के अंदर एक तरफ से तानाशाही है, जिसे बोलते हैं पक्षशाही, और पक्षशाही की वजह से जो कार्यकर्ता, जो नेता दबे हुए हैं वो बोलना शुरू हुए हैं। योगी जी का एग्जाम्पल है, योगी जी किसी भी प्रकार के मंत्रिमंडल ये सब बात करने नहीं आए थे। साफ तौर पर यूपी के 200 विधायक जिन्होंने चिट्ठी लिखकर योगी के खिलाफ नाराजगी जाहिर की हुई है जी और योगी जी को हटाने की मांग कर रहे हैं, यूपी के अपने बीजेपी के विधायक जो खुद मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चारों ओर से टूट रही है और आज भारतीय जनता पार्टी मीडिया मैनेज करके कांग्रेस पार्टी के जो भी नेता है उसके खिलाफ ये अफवाह फैलाना और झूठी खबरें फैलाना का काम कर रही है। जी अर्जुन जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी फिर से। यहाँ पर जब बात चल रही है राजस्थान की, जब बात चल रही है पायलट की, आपका क्या मानना है कि कांग्रेस को अब सिंधिया और जितिन के बाद क्या पायलट को बचाने की रणनीति पे, डैमेज कंट्रोल पे काम करना होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं हर बार कांग्रेस के ही जो बड़े नेता है या कोई युवा चेहरा है उसे ही बीजेपी ले जाती है, अपने में शामिल कर देती है, और इस तरह बीजेपी की ताकत कहीं ना कहीं बढ़ती भी है। हाँ जी, मैं और बताता हूँ, जैसे कि बंगाल में जो रिजल्ट आया, इससे पहले बीजेपी ने काफ़ी कांग्रेस के लोगों को या खास करके ममता जी के नेताओं को लिया था और उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि लोग अभी जो जीएसटी से जो हुआ, नोटबंदी से जो हुआ, पेट्रोल डीजल के दाम जी जो बढ़े हैं, वो सब देख के वोट करते हैं। तो जो टीएमसी के नेता बीजेपी में गए, उससे बीजेपी को फायदा नहीं हुआ, और अभी जितने भी गए वो वापस आ रहे हैं। आज मैंने सुना है कि मुकुल रॉय वापस टीएमसी में गए हैं, जी तो बीजेपी से इससे कोई फायदा नहीं हुआ। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस तो उसकी बात क्या करें, वो विपक्ष के तौर से पूरी तरह फेल हुए हैं। इतने सारी घटनाएं देश में हुई जिससे लोगों को परेशानी हुई, चीज को लेकर के, ये नोटबंदी, अभी जो पेट्रोल डीजल का जो भी है, ये जी काफी सारे मुद्दे जिससे लोग परेशान है, वो उन्होंने संसद में नहीं उठाए, वो उन्होंने गुजरात की विधानसभा में नहीं उठाए। तो कांग्रेस से बीजेपी में कौन जाता है उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फर्क ये पड़ता है कि आज लोग बीजेपी से पूरी तरह से नाराज हैं। नाराजगी नहीं, उनके सामने तो आक्रोश है, और कांग्रेस के लिए कोई उनको भरोसा नहीं है। तो ये दोनों ही पार्टी की स्थिति बहुत खराब है। जी तो ये डैमेज की स्थिति में कोई यहाँ लाएंगे, किसी को वहां ले जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी राजनीति बदल रही है, राजनीति अब मुद्दों पर चलेगी, भावनाओं पर नहीं चलेगी। तो मैं जी ये देख रहा हूँ। जी प्रशांत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर जब बात हो ही रही है कांग्रेस की, तो ये भी है कि कपिल सिब्बल का एक बयान सामने आया है। अब उन्होंने कहा है, आला कमान उनके जो है उनको मैसेज दिया है कि अब हमारी बात सुनने का वक्त है। क्या कहना चाहोगे? ये G23 ग्रुप का जिस तरीके से चल रहा है काफ़ी टाइम से, लंबे टाइम से, कपिल सिब्बल हो, अपने गुलाम नबी आज़ाद हो, जी और देखिए बीजेपी की स्मार्टनेस देखिए, गुलाम नबी आज़ाद जिस दिन रिटायर हो रहे थे उस दिन राज्यसभा में मोदी जी ने बहुत ही अच्छी स्पीच, मतलब एक हिंट दे दी कि हम उनको यहीं बिठाएंगे, रखेंगे कहीं ना कहीं किसी और वे से। तो ये सब सिग्नल भी है। प्लस देखिए, कोई भी आदमी जब कोई पक्ष ज्वाइन करता है तो उसकी विचारधारा से वो एक परिवार की तरह आता है। जैसे बीजेपी भी परिवार है, कांग्रेस भी परिवार है।
और एक परिवार में एक पक्ष में जब कोई भी आदमी उसका ब्लड देता है काफी सालों तक, तो उनको खुद को एक ऐसा होता है कि भी हमारी बातें सुनी जाए, हमारे सजेशंस लिए जाए। अभी जिस तरीके से 2014 से कांग्रेस जो बिखरती जा रही है, टूटती जा रही है, मतलब कोई डायरेक्शन लेस है पूरा, और अभी उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष वो डिसाइड नहीं कर सकते हैं, हमारे लिए स्टेट के प्रेसिडेंट वो डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तो चल क्या रहा है आज की तारीख में? देश में इतने प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो कांग्रेस एज ए विपक्ष भी कहां है? तो वो उनकी जो प्रेजेंस दिखनी चाहिए वो कहीं नहीं है, उनके खुद में से इंटरनली बाहर नहीं आते हैं। जैसे अभी सचिन पायलट का चल रहा है कि कहीं ना कहीं अपने यहाँ भी चल रहा है गुजरात में, तो ये सब के बीच में कांग्रेस की जो एक्टिवनेस और मोमेंटम जो ग्राउंड में दिखना चाहिए वो भी नहीं है। और काफी टाइम से वो भी आ रहा है कि गांधी परिवार से बाहर आप एक बार अध्यक्ष देख के तो देखो, एक बार कोई एक ऐसा सिलेक्ट तो करो, क्योंकि अभी ये तो जनता की मांग हो चुकी है कि कांग्रेस में बिन नॉन गांधी अगर कोई आता है तो पब्लिक भी थोड़ा उसको एक्सेप्ट करेगी। पीपल को आज आप देख लो, सर्वे कर लो कि भाई बीजेपी में ये प्रॉब्लम है, ये वो प्रॉब्लम है, तो लोग बोलेंगे ऑप्शन कहाँ है। और राहुल गांधी का फेस जो कांग्रेस प्रोजेक्ट करना चाहती है पीएम, वो जनता को स्वीकार नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस को स्वीकार नहीं है कि जनता मानती नहीं है। ये कहीं ना कहीं ये एनालिसिस से उनको भी थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। जल्द से जल्द सबसे पहले एक राष्ट्रीय अध्यक्ष देना पड़ेगा। कपिल सिब्बल हो, गुलाम नबी आजाद हो, ये जितिन प्रसाद भी उनसे एक थे G23 में से। तो ऐसे काफी सीनियर लोग हैं जो पक्ष के लिए पहले दिन से है, जिस दिन से मतलब देश आजाद हुआ उस दिन से उनके साथ काम कर रहे हैं, काफी सारे मिनिस्ट्री में उनके साथ रह के अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। आज की तारीख में आप देख लो तो पेट्रोलियम मिनिस्टर वो राम नायक भी थे, उनको मुझे भी याद है कि अगर पेट्रोल का भाव बढ़ता था 74-75 तक जाता था, एक मेल पेट्रोलियम ऑफिस में आप करते थे तो उनका सीधा इफेक्ट आता था। मैंने खुद ने, मेरे पास भी एक मेल पड़ा हुआ है बहुत पुराना, मैं दिखाऊंगा आपको, कि जिसमें मैंने देखा था कि क्रूड ऑयल का प्राइस इतना रिड्यूस हुआ है तो अकॉर्डिंगली पेट्रोल का प्राइस रिडक्शन होना चाहिए, और वो 5 से 6 रुपया होता था। तो वो लेवल का अगर परफॉर्मेंस था जो जनता को भी कहीं ना कहीं एक्सेप्टेड था, तब जाके यूपीए 2 बना था। मुझे याद है 2009 में भी बोला जाता था साइनिंग इंडिया, अडवाणी अभी पीएम बनने ही वाले हैं, फिर भी यूपीए 2 अच्छी तरह आई। तो कहीं ना कहीं जो लोगों ने परफॉर्मेंस दिया है, जिसने कांग्रेस को खड़ा करने में पहले दिन से उनके साथ रहे हैं, तो सबको सुनना है। और जब आप पॉलिटिकल पार्टी चलाते हो तो सबके व्यूज लेके पार्टी को कौन सी तरफ से मतलब परफॉर्मेंस और डिलीवरेबल्स और सक्सेस किस डायरेक्शन में मिलता है वो सब देखना पड़ता है। अगर ये नहीं होता है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आएगा। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया, मुझे याद है राहुल गांधी के करीबी 2 लोग का अगर नाम लिया जाए, जितिन प्रसाद का मैं बाद में लेता हूं, लेकिन करीबी 2 राइट और लेफ्ट, तो सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो आज उनको जाना पड़ा कांग्रेस। क्यों? कोई रीजन है? उनको तो कोई मोटिवेशन नहीं था, उनको तो कोई अपनी खुद की महत्वाकांक्षा वो नहीं थी कि मिनिस्ट्री में जाना, ये जाना, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को सब कुछ दे चुकी है कांग्रेस। उनको मतलब सिर्फ एमपी का सीएम नहीं बनाया अभी, वही एक, और सीएम बनने की उनकी इच्छा थी पता नहीं है, लेकिन वो राज्यसभा में गए हैं, वो मिनिस्ट्री में आए हैं, ये वो सब कुछ हुआ है। तो कहीं ना कहीं इंटरनल कैच या लूप होल्ड क्या है वो कांग्रेस खुद आइडेंटिफाई करे नहीं, उनको पता ही है कैच क्या है। अभी एक्शन ले जल्द से जल्द। और अगर जिस तरीके से वो हर जगह डाउनग्रेड हो रही है, क्योंकि देख लो आप वेस्ट बंगाल में एक भी सीट नहीं आ रही है, दिल्ली में कुछ नहीं उनका प्रेजेंस। शीला दीक्षित ने 15 साल दिल्ली चलाया है और वो कांग्रेस आज 0 पे है, वेस्ट बंगाल में 0 पे है। तो कहीं ना कहीं बिखरती कांग्रेस को खुद को आत्ममंथन करके, आत्ममंथन नहीं, पता ही है क्या करना है, उसको एक्शन में लाए। क्योंकि अभी गुजरात बहुत नजदीक है, अगर गुजरात का गढ़ भी यहाँ से जा रहा है तो अगले साल फिर मतलब 2023 में वापिस आ जाएगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ भी है लाइन पे, तो पूरा कहीं ज्यादा डैमेज ना हो और कांग्रेस सीरियसली मतलब पब्लिक को भी दिखे कि कांग्रेस कुछ कर रही है। उसके लिए इस बार उनको नॉन गांधी प्रेसिडेंट लाना पड़ेगा। जी, आपकी ओर आना चाहूंगी सावंत जी। जब यहाँ पर बात हो रही है कांग्रेस के बिखरने की, तो कहीं ना कहीं भाजपा में भी वो दृश्य अब देखने को मिल रहे हैं। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान के सामने भी काफ़ी विधायकों की नाराजगी है, योगी के सामने भी काफ़ी विधायकों की नाराजगी है। हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी जो प्रदेश अध्यक्ष है और मुख्यमंत्री है, उनके बीच की लड़त भी से भी सभी वाकिफ है। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी में भी शुरुआत तो हो चुकी है अंदरूनी कलह की। देखिए, जहाँ तक गुजरात, पहले मैं गुजरात की बात करता हूँ, तो गुजरात के अंदर अंदरूनी कलह की जो बात होती है, ऐसी कोई अंदरूनी कलह है ही नहीं। पार्टी अध्यक्ष और चीफ मिनिस्टर जो सरकार की बात है, तो एक तरह से अच्छी तरह से वो सरकार भी चल रही है और अच्छी तरह से संगठन भी चल रहा है। यहाँ ऐसी कोई नाराजगी भी नहीं है। जी, पर कार्यकर्ता भी कोरोना पब्लिक काल के में बीच में तो जाके काम कर रहे सरकार हैं। विफल रही थी।
कोरोना काल में सरकार ने बहुत अच्छे कार्य किए, ऐसा विफल रही ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। नहीं। जहाँ दवाई की जरूरत थी वहाँ दवाई पहुंचाई जा रही थी, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की जरूरत थी वहाँ पे ऑक्सीजन समय पे पहुंचाया जा रहा रेमडेसिविर था। स्पेशल इंजेक्शन की ट्रेन लंबी लाइनें सबने देखी स्पेशल है, ट्रेन ऑक्सीजन की कतार स्पेशल सबने ट्रेन देखी से है, भी शमशान की ऑक्सीजन लंबी लाइनें स्पेशल सबने ट्रेन से देखी भी है। ऑक्सीजन सप्लाई किया जाता था। और जो भी पॉलिसी डिसीजन लेने चाहिए थे वो पॉलिसी डिसीजन टाइम पे लिए जाते थे। जनता को कोई दिक्कत ना पड़े उसका पूरा ध्यान रखा जाता था। और सरकार और संगठन ने काफी जनता की सेवा की और सरकार ने काफी पॉलिसी डिसीजन लिए और सरकार ने जहाँ तक हेल्थ या सेक्टर फिर कोरोना में सरकार विफल हुई यानी उसका ठिकरा जयंती रवि के सिर पर सरकार फोड़कर उन्हें विदाई दे दी गई, नहीं जैसे विजय सरकार नेहरा विफल के हुई। साथ हुआ था सरकार विफल हुई कोरोना नहीं तो का ठिकरा क्यों फर्स्ट मिलेगा? वेव में। सर, सरकार ने पूरी तरह से मेहनत की थी, जनता की सेवा की और पूरी तरह से सरकार ने सेवा की भी है। जहाँ जहाँ जरूरत थी वहाँ हेल्थ सेक्टर में जो भी चीज चाहिए थी वो सप्लाई की है, जनता की पूरी तरह फिर से क्यों सेवा की थी। एम्बुलेंस ऑक्सीजन है, समय पर नहीं लोगों को एम्बुलेंस मिल रही थी, बेड्स की व्यवस्था नहीं थी, लोगों को मैडम रोड पे देखिए, दम तोड़ना पड़ा, क्यों? नहीं ऐसी ऐसी बात ही नहीं। देखिए ऐसी एम्बुलेंस बात की नहीं जब है, ऐसे तक दृश्य और ये हकीकत है, आप जहाँ तक इससे एम्बुलेंस मुकर की, नहीं सकते आप। नहीं, आप सुनिए तो सही। जहाँ तक एम्बुलेंस का सवाल था, जितनी भी एम्बुलेंस थी उसको काम पे लगाया था। उसके अलावा जहाँ जहाँ जरूरत थी अधिकतर एम्बुलेंस मंगवाई थी, अधिकतर एम्बुलेंस को काम भी लगवाया गया था। उसके अलावा आरोग्य रथ जो थे वो आरोग्य रथ को भी काम पे लगाया गया था। वो जनता के बीच में जाके जनता को कहाँ पे दवाई की जरूरत थी वहाँ पे दवाई भी सप्लाई होती थी। और जहाँ कोरोना की टेस्टिंग की जो भी चीज चाहिए थी वो इतनी सारी टेस्टिंग भी टाइम से हो पर रही थी। वहाँ कोरोना ऑक्सीजन की सप्लाई भी ठीक थी। टेस्ट तो बंद करवा दिया था जब एक पीक पे पहुंचा था कोरोना, तब तो वो जो फ्री वाले जो बम्बू बनाए रखे थे वो भी कहीं ना कहीं बंद हो गए थे। नहीं मैडम देखिए, मैं पॉलिसी डिसीजन ही मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ कि जब जिस प्रकार से जरूरत थी वो हिसाब से डिसीजन लिए गए थे। जहाँ जहाँ टेस्ट करवाने चाहिए थे वहाँ टेस्ट के लिए डोम्स खड़े किए गए थे पूरे शहर के अंदर। हॉस्पिटल्स के अंदर भी टेस्ट हो रहे थे। टेस्ट बंद करवा दी जैसी यही बात ही मैनेज नहीं। किया गया, टेस्ट बंद करवा यानी आंकड़े से टेस्ट लेके बंद सब करवा कुछ मैनेज किया गया कि जरूरत कुछ कब है मैनेज कि नहीं हुआ है। टेस्ट मतलब संख्या बढ़वा दो कोरोना की, कब जरूरत है कि नहीं इसको मैनेज डाउन करने मोड की में बात ही नहीं है। ना नजी बढ़ाने करो। की जरूरत है ना कम करने की जरूरत है, जो था वही है तो फिर सामने। क्यों शमशान में जो लाशें नजर आ रही थी जो पूरे कोरोना प्रोटोकॉल में लाई जा रही थी और उसके और सरकारी आंकड़े मैच नहीं खा रहे थे? देखिए मैडम, सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से आंकड़े पब्लिश किए जाते हैं और वो जो सरकार पब्लिश कर रही पर है वो पहले हिसाब से वेव ही में तो सब। जयंती रवि मैडम खुद आते थे, बोलते थे, और दूसरी वेव में वो कहीं ना कहीं अलग रहे थे इन सब देखिए चीजों से। अलग रहने के लिए पहले एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए एक बार आना और एक बार नहीं आना उससे कोई तरह। वो पहले आ रहे थे तो वो आ रहे थे, बात कर रहे थे, जो भी जो डेवलपमेंट होता था वो बता रहे थे, तो वो हिसाब से पॉलिसी के हिसाब से बता रहे थे। तो उसमें आना और नहीं आना उससे कोई तर्क नहीं निकलता है। जी, आपकी ओर आना चाहूंगी अब मैं। कपिल जी, क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर बात चल रही है भाजपा की, तो कांग्रेस क्या कहना चाहेगी? क्योंकि पहले जब भाजपा की सरकार थी, तो जब कांग्रेस सत्ता में थी, गुजरात की अगर हम बात करें, तब काफी विरोध किया जाता था अगर कांग्रेस कहीं पर भी विफल साबित होती है या कहीं कमी रह जाती थी। आज कांग्रेस क्या कहना चाहेगी अगर हम देख ले यूपी को, अगर हम देख ले गुजरात को? देखिए, बात है गुजरात की तो पूरा 6 करोड़ लोग देख रहे हैं कि आज सरकार के अंदर सीआर, वीआर और एनआर की जिस तरह से लड़ाई चल रही है, एक सुपर सीएम बनने की होड़ लगी हुई है। एक तरफ रूपाणी जी का प्रोग्राम बनता है कि हम हवाई निरीक्षण करेंगे जहां जो तूफान की असरग्रस्त जो एरियाज है वहां पे, और उसके अगले दिन सीएम का उससे पहले सीआर पाटिल 5 लाख रुपए का जो हवाई जहाज वो किराए पे लेके वो हवाई निरीक्षण करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो जिस तरह से जो लड़ाई चल रही है और अलग अलग मुद्दों पर जब उनसे पूछा जाता है, तब वीआर यानी विजय रूपाणी बोलते हैं कि मुझे पता नहीं है, सीआर से पूछो। सीआर से किसी मुद्दे पे पूछा जाता है तो सीआर बोलता है कि मुझे पता नहीं, वीआर विजय रूपाणी से पूछो। तो अगर कोई बात करता है, आप जब मीडिया के लोग जाके पूछते हैं कि वैक्सीनेशन के लिए आज लोगों को स्लॉट नहीं मिल रहे हैं, लोगों की कतारें हैं, वैक्सीन लोगों को नहीं मिल रही है, गरीब आदमी को, आम आदमी को वैक्सीन नहीं मिल रही है, तब आप जीएमडीसी ग्राउंड में
1,000 रुपया लेके जो लोग पैसे वाले हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं, तो उनके लिए आप ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन, उनको ना ऑनलाइन बुकिंग करवाना है, ना रजिस्ट्रेशन करवाना है, और डायरेक्टली आप कैसे वैक्सीन दे रहे हो। तो हमारे स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर एनआर नितिन पटेल जी जो बोलते हैं कि मुझे पता नहीं है, विजय रूपाणी जी को पूछो। तो जिस तरह से सरकार के अंदर किसी भी प्रकार का तालमेल नहीं है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की एक होड़ सी लगी हुई है, जिसके जिसके कारण आज गुजरात के लोग, गुजरात की पब्लिक आज मर रही है, और कोरोना के अंदर हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लाखों लोगों ने रोजगार गंवाया है। आज परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही है पूरे देश के जी अंदर। आज जी पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से बात करें बेरोजगारी की, तो जी 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए सेकंड वेव में, और जी लाखों लोगों की जाने गई। जिस प्रकार से सरकार ने आंकड़े छुपाने का, जो डेथ के नंबर्स है, वो छुपाने का काम किया है, कोरोना के अंदर जिस प्रकार से मिसमैनेजमेंट किया है, सरकार की नाकामियों, गलतियों की वजह से लाखों लोगों ने जान गंवाई है, और लाख करोड़ों लोगों ने रोजगार गंवाए हैं। साथ साथ आज महंगाई की बात करें, आप बात कर रहे थे कि मैं कांग्रेस पार्टी कहाँ है। आज महंगाई के ऊपर, पेट्रोल डीजल के भाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के अंदर, पूरे देश के पेट्रोल पंप के आगे आज विरोध प्रदर्शन भी किया है। कांग्रेस पार्टी जनता के हर मुद्दे पे पूरी ताकत से आवाज उठाती है, लड़ाई भी लड़ती है। किसानों की बात हो, महंगाई की बात हो, रोजगार की बात हो, जी युवाओं की बात हो, कांग्रेस पार्टी ने पूरे ताकत से उठाई है। मगर ये बात अलग है कि मीडिया ने वो खबरें दबाने का काम किया है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया आप है मीडिया वो पर कहीं ना आरोप कहीं नहीं लगा नहीं नहीं, सकते इस आपके तरह। ऊपर नहीं लगा रहा हूँ। कुछ गिने जी चुने गोदी मीडिया है, वो गोदी जी मीडिया ने सरकार को बचाने के लिए, जो कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से लोगों के आवाज उठाई है, वो दबाने का काम किया है, और सरकार की नाकामियों को छिपाने का काम किया है। बात है कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व जी परिवर्तन की। तो जी कांग्रेस पार्टी अभी जिस प्रकार से हमारा देश जिस मुश्किल से गुजर रहा है, आज देश के अंदर कोरोना की वजह से, मैंने पहले भी बताया कि लाखों लोगों की मौत हुई है। आज देश के अंदर राजनीति करने का समय नहीं, देश के अंदर लोगों की मदद करने का टाइम है। कांग्रेस ने अपना पार्लियामेंट्री सेशन हमारा तय था, मगर कांग्रेस पार्टी का पहले सेशन हमने पोस्टपोन कर दिया है। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से नए अध्यक्ष चुननी है। हमारे में तो चुनाव होता है जलपा जी, बीजेपी के अंदर तो 2 लोग होते हैं, वो सिलेक्ट पर करते हैं, हम कपिल उसको सिब्बल सिलेक्ट कर ने दिया जा रहा ऐसा है। बयान क्यों कांग्रेस दिया पार्टी कि अब हमारी बात सुनने का वक्त आ गया है? नहीं, कपिल सिब्बल जी देखिए, मैंने पहले ही बताया, वहाँ एक तरफ बीजेपी है जहाँ तानाशाही है, दूसरी तरफ हमारी कांग्रेस पार्टी है जहाँ लोकशाही है। सभी हमारे लीडर्स, पर छोटे भाजपा से तो छोटे बोलती है कार्यकर्ता से वहां लेके पर लीडर्स परिवारवाद तक। है। नहीं, भाजपा तो परिवार बोलती है परिवार कि गांधी परिवार के अलावा कोई है ही नहीं, जैसे देखिए कांग्रेस में। देखिए देखिए परिवारवाद इनके लिए क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में थे तब परिवारवादी नेता, आज आए तो महाराज हमारे लिए बहुत अच्छे नेता, विकास की बात करने वाले नेता। जितेंद्र प्रसाद जी के बेटे हैं, तो बोल रहे थे जितेंद्र प्रसाद परिवारवाद वाले नेता, और यहाँ आते ही वो बन जाते विकास पुरुष। तो ये भारतीय जनता पार्टी जी पता नहीं कौन सा वॉशिंग पर कि यहाँ लेकिन आते फिर ही भी राग अगर धुल जाते सिंधिया हैं, हो या परिवारवाद का प्रसाद सिंबल हो, हटाया जाता है। कहीं ना कहीं जो डैमेज हुआ है कांग्रेस को, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब भरना तो होगा ना। मध्य प्रदेश नहीं नहीं की हम नहीं बात कर देखिए, ले, या फिर हम जितिन प्रसाद की बात कर ले, यूपी की बात कर ले। कांग्रेस की एक विचारधारा है, और ये विचारधारा कभी टूट नहीं सकती, कभी कमजोर नहीं हो सकती। एक एक जितिन प्रसाद जाएंगे तो 10 खड़े होंगे, एक सिंधिया जी जाएंगे तो 10 खड़े होंगे। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है, और ये विचारधारा ये ये सालों से चली आ रही है, और हमारी विचारधारा कभी कमजोर नहीं होगी। देखिए, ये तो लोग आते रहेंगे, जाते जाएंगे, पॉलिटिक्स में ये चलता रहेगा। पॉलिटिक्स में मुझे लगेगा कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं वहां जाऊंगा, वो वाला यहाँ आएगा, ये चलती ही रहेगी। इससे किसी भी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पॉलिटिक्स, लोकतंत्र, जो वोटर है उसके हाथ में है शक्ति, और जो वोटर है जहां जाके वोट दबाएगा, जिस जिस निशान पर बटन दबाएगा उसको सत्ता मिलेगी। कोई एक व्यक्ति के आने जाने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं मानता हूँ। मगर आज के दौर में लोकतंत्र को खरीदने की, लोकतंत्र को मारने की,
लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिशें होती रहती है और ये कोशिशों के दम पे सरकारें बनाई है। आपने 2014 के बाद से देखा होगा लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह जी से लोकतंत्र को खत्म करने का काम किया। अर्जुन जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगी। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं डैमेज कंट्रोल की, अगर हम आम आदमी पार्टी की भी बात करें तो गुजरात में तो उन्होंने शुरुआत की थी स्थानीय निकाय जो चुनाव थे उससे। आगे गुजरात के में जब विधानसभा के चुनाव है तो आम आदमी पार्टी की आगे की रणनीति कहाँ है? देखिए जलपा जी, बीजेपी और कांग्रेस की बात अगर हम करें तो वो जो पॉलिटिकल डैमेज कंट्रोल की बात कर रहे हैं वो उससे हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे जो भी नेता है, जैसे हमारे सूरत में हमारे जो कॉरपोरेटर्स है, वो पूरे कोरोना काल में 24 घंटों लोगों के लिए तैयार थे। जहाँ पर भी जो काम था वो कर रहे थे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया जी हर जगह प्रेजेंट रहते थे। ये जो साइक्लोन आया, वावाझोड़ा में भी वो गुजरात के उस इलाकों में थे जहाँ पर कुछ काम करना था। न वहाँ न तो बीजेपी थी, न कांग्रेस थी, न सरकार थी। तो फिलहाल तो आम आदमी पार्टी जो है पॉलिटिकल काम नहीं कर रही है। हम लोग इस काल में मैक्सिमम लोगों को वैक्सीन मिले और संभावित जो तीसरी लहर है, तीसरा जो वेव आने की जो बात है, उसके लिए सरकार व्यवस्था करे, ऑक्सीजन की व्यवस्था करे, अस्पतालों में सुविधा करे, डॉक्टर्स की व्यवस्था करे। हम लोग उस बारे में सोच रहे हैं, हम वो डिमांड कर रहे हैं और हम सरकार को वैक्सीनेशन के लिए बार बार बता रहे हैं कि मैक्सिमम वैक्सीनेशन हो, उसका प्रोग्राम डिक्लेयर हो। तो ये जो डैमेज कंट्रोल की जो बात है भाजपा और कांग्रेस जो कर रही है, वो उनकी जी पार्टी टूट रही है। क्यों टूट जी रही है? क्योंकि वो फेल हुए हैं। जी बीजेपी सरकार की रोल में फेल हुई है और कांग्रेस अपोजिशन का जो रोल होता है वो नहीं कर पा रही है। तो उनके जो पब्लिक जो है उसको न तो बीजेपी में के साथ भरोसा है, न कांग्रेस में है। तो उनको चिंता वो है। तो वो डैमेज कंट्रोल के मतलब किस तरह से लोगों को गुमराह किया जाए, उसमें वो उलझे हुए और वो सोच रहे हैं। वही उनका डैमेज कंट्रोल है। जी। तो लेकिन भाजपा की तो आम आदमी रणनीति पार्टी ही तो बहुत रही है स्पष्ट कि है। अगर अपोजिट पार्टी में कोई स्ट्रांग नेता है या कोई किसी भी तरह मतलब वहां पर फूट पड़वा लो और उसे अपने में शामिल कर लो, तो आम आदमी पार्टी को भी ध्यान रखना होगा। हाँ, आम आदमी पार्टी में बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं। अच्छे मतलब जो एजुकेटेड लोग हैं जिनको जी कुछ करना है, ऐसे काफी लोग हर जगह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में जो भाजपा में जो लोग हैं, कांग्रेस में जो लोग हैं, जो उनको कुछ करना है और उनकी पार्टी के साथ वो नहीं कर रहे हैं, हो सकता है ऐसे कुछ अच्छे लोग हमारे साथ आ जाएंगे। और अगर उनको कच्छा करना है तो हम उसको बिल्कुल स्वागत करेंगे। तो वो बहुत ही स्पष्ट है और आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूँ जिस तरह से लोग परेशान हैं। मैं अगर भाजपा की बात करूंगा, ये जी भाई हमारे जो भाजपा की ओर से जो प्रवक्ता है वो जी बहुत शालीनता से अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन जी मैं काफी कार्यकर्ताओं से मिला हूं जिन्होंने अपने स्वजन गुमाए हैं, जिन्होंने अपने पिताजी गुमाए हैं, जिन्होंने अपने भाई गुमाया है। उनको आप भावनात्मक बात से नहीं गुमराह कर सकते। तो उनकी चिंता वो है और उससे वो जी बच नहीं सकते। उनको गुजरात में जो आने वाला 22 का जो इलेक्शन है, भाजपा जी को गुजरात के लोग जवाब देंगे। भाजपा पूरी तरह से यहाँ खत्म होगी। जैसे उनको बंगाल में स्थिति हुई है, उससे और भी खराब स्थिति उनकी गुजरात में होने वाली है। और भी स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी लोग जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी मुद्दों की राजनीति करे, जैसे कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में जो काम किया, शिक्षा, आरोग्य, बाकी काम तो किया है, लेकिन कोरोना में जो लोग जिन्होंने अपने स्वजन गुमाए उनके लिए जी बेटे ने उनके पिताजी को गुमाया है, तो उनको पूरी पढ़ाई वो फ्री करेंगे और हर महीना 2,500 रुपया उनको पेंशन मिलेगा। तो ये जो व्यवस्था है वो व्यवस्था करनी चाहिए। वो जो लोगों को जो डैमेज हुआ है उसका जी कंट्रोल हम कैसे करें, वो जो आम आदमी पार्टी में कर रही है जी वही माहौल, वो पॉजिटिव माहौल जी गुजरात में होता है। जी और आने जी वाले दिनों में आप देखोगे कि
बड़ी संख्या में लोग आम आदमी पार्टी के साथ होंगे। जी प्रशांत जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। जब यहाँ पर बात हुई रही है, जितिन प्रसाद जी ये भी बात सामने आई कि बीजेपी से पहले समाजवादी पार्टी ने उनका संपर्क किया था, अखिलेश यादव के साथ भी उनकी शायद कई दौर की बैठकें हुई थी, लेकिन फिर ये हुआ कि अपनों के दबाव में ही अखिलेश जो यादव है वो बिखर चुके थे। यानी कि जितिन प्रसाद को लाने के लिए एक जो उनका गुट था वो मना कर रहा था। यानी जितिन प्रसाद है वो कहीं ना कहीं भाजपा में गए हैं, लेकिन वो उनका सेकंड ऑप्शन। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि कांग्रेस में जो लोग बड़े हुए हैं, मिनिस्टर रहे हैं, सत्ता में बैठे, वो लोग बिना सत्ता बैठ नहीं सकते हैं कहीं ना कहीं। और इसीलिए जब इलेक्शन आते हैं तो कोई एक सत्ता लेनी है। जैसे जितिन प्रसाद को अभी बीजेपी में इसीलिए गए क्योंकि समाजवादी पार्टी में भी उनके पास वही था कि एक तो वो प्योर ब्राह्मीण फैक्टर से आते हैं, उस तरफ सपा की अगर बात करें तो वो MY फैक्टर को थोड़ा ज़्यादा प्रोजेक्ट करते हैं, वहाँ उनको उतना स्थान नहीं मिलेगा जो बीजेपी में या कोई और पार्टी में मिलती है। कांग्रेस यूपी में कहीं दिख नहीं रही है। जो कांग्रेस वहाँ सत्ता में थी वो आज मतलब डबल डिजिट में भी नीचे और विरोध पक्ष में भी नहीं है। विरोध पक्ष वहाँ सपा का है, आप देख लीजिए। तो हो सकता है कहीं ना कहीं उनकी डील चल रहा हो कहीं ना कहीं कि मैं CM का कैंडिडेट बनूं, अगर उसको कुछ अच्छा मिलता है तो ही। तो बीजेपी में पता नहीं क्या डील, क्योंकि बीजेपी में ऑलरेडी लंबी लाइन है। अभी अगली बार देखा जाए तो बीजेपी कितनी अच्छी तरीके से आती है, जो मतलब उनके पास जो अभी 2017 में जो परफॉर्मेंस था वो 22 में शायद न दिखे, मुझे पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन बीजेपी में यहाँ नहीं तो यूपी में उसके थ्रू कहीं और तो बैठ सकते हैं। जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया एज ए राज्यसभा मेंबर बैठ गए हैं, शायद मिनिस्टर भी बन जाएंगे नए मंत्रिमंडल में। तो जितिन प्रसाद के पास कोई ऑप्शन नहीं था, बैठे थे वैसे ही। कांग्रेस कहीं है नहीं, कुछ कर नहीं रही है। कांग्रेस का मतलब वो जो बोल रहे हैं आला कमान, वो भी उनके लिए कोई सीरियस नहीं था, किसी के लिए सीरियस नहीं है कांग्रेस का। तो वहीं बैठे रहना उससे अच्छा कहीं डील करके अपने आप को कहीं स्थान बना लेना। तो वो स्थान बनाने के चक्कर में आए हुए हैं। समाजवादी पार्टी का ये जो MY और दूसरे फैक्टर में मुझे लग रहा है उसको जो प्योर हिंदुत्व कार्ड यूपी में चल रहा है वो दोनों को, सपा बसपा दोनों को कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। बाकी कोई पार्टी ज़्यादा काम कर नहीं रही है। तो आने वाले टाइम में भी मैं इतना कॉम्पिटिटिव मतलब वो व्यू नहीं देख रहा हूँ यूपी में भी, और गुजरात में भी मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा है। और तीसरी बात, अपना जो टाइटल था कि कोरोना काल है, महामारी है, फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज की तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो हमारा पेन यही है कि पार्टीज तैयारी करती है लेकिन जनता के लिए क्या, आज की तारीख में जनता के लिए कौन मुद्दे लेके आ रहा है। आज इतना महंगाई की बात है, पेट्रोल का प्राइस है, इवन सब्जी भी महंगी होती जा रही है, टैक्सेशन की बात करो, कुछ भी चीज में आप देखिए कहाँ हम स्टैंड स्टिल पे है, कहाँ हम सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे बैठे हैं। जो हर आदमी का ये मतलब पर कैपिटा इनकम जो होना चाहिए उसके सामने पर कैपिटा डेट को आप बैलेंस कर लो, कंट्री का डेट की बात करो, GDP की बात करो, हम कहाँ बैठे हैं, किसी को कोई चिंता ही नहीं है। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी दुकान चलाती है, जनता जनता की जगह है, पार्टी पार्टी की जगह है, सत्ता सत्ता की जगह है। तो ये सब एनालिसिस करके जनता की तैयारियां कोई नहीं कर रहा है कि भी मुझे आने वाले साल में जनता को ये देना है, मुझे आने वाले टाइम में जनता के लिए ये लेके आना है, कोई वो चिंता नहीं। बस एक दूसरे का उठाते हैं, मैं ये पॉलिटिशियन को यहाँ उठा के ये पार्टी में बिठा देता हूँ, इसको ये मतलब गाजर दे के यहाँ ले आता हूँ, ये सब तैयारियां तो चलती रहती है। तो ये ट्रेंड तो हम देखते ही रहते हैं। हमको नए वेव में जो डिजिटल इंडिया, जो नया युग की बात कर रहे हैं, वो नए युग में जनता शुड बी द युग, जनता शुड बी द प्राइम फैक्टर। उसकी जगह सिर्फ आप वो ही एक अपना क्लस्टर है, पॉलिटिकल क्लस्टर, वही एक प्रोडक्शन फैक्ट्री है, उसमें से एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री जा रही है, लेकिन जनता की चिंता कोई नहीं कर रहा है। जी, यानी सब डैमेज कंट्रोल में नजर आ रहे हैं, लेकिन कोरोना कंट्रोल की जो कामगिरी है वो मंद पड़ चुकी है। तो दंगल देश का में आप सभी इस चर्चा में जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा था कि डैमेज कंट्रोल में जुट गई है सारी राजनीतिक पार्टियां। कहा जा रहा था कि तीसरी वेव आनी है, तैयारी भी उतनी ही बुलंद की जाएगी, लेकिन तैयारी तो अब चुनाव की शुरू हो चुकी है। हाँ, कोरोना कंट्रोल की कोई कामगिरी कुछ बढ़ चढ़ कर हो रही हो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हाँ, डैमेज कंट्रोल के लिए सारी ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुट चुकी है। अब जो तीन तिगड़ी थी राहुल गांधी के जो करीबी माने जाते थे, सिंधिया गए, फिर जितिन प्रसाद गए, अब पायलट जाएंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। बात करें भाजपा की तो योगी जी की नाराजगी आज भी मोदी के साथ मिलने के बाद दूर हुई है या नहीं, या फिर योगी जी जो हिंदुत्व की नीति पे आगे जा रहे थे
वो मुद्दा रहेगा यूपी में इलेक्शन का, या बिन सांप्रदायिकता का मुद्दा उठाया जाएगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। एक प्रश्न ये भी है कि जब डैमेज कंट्रोल में सारी पार्टियां जुड़ चुकी है, आने वाला जो चुनाव है उसमें और भी कोई बदलाव आ सकता है या नहीं। अगर हम यूपी की बात करें तो मंत्रिमंडल में कोई चेंजेस आएंगे या नहीं। अगर हम बात करें कि अनुप्रिया, बताया जा रहा है अनुप्रिया पटेल शायद अपने पति को कुछ स्थान दिलाना चाहती है, इसीलिए भी उन्होंने अमित शाह के साथ मीटिंग की थी। यानी यूपी की अगर हम बात करें तो वहां पर तो ब्यूगल बज ही चुका है। अब योगी जी जो नाराज चल रहे थे, अब वो कितना उनके बीच में समाधान हुआ है, कितना उनके बीच में जो डैमेज था वो कंट्रोल हुआ है या नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाँ, ये डैमेज कंट्रोल हो रहा है, तब लोग तो यही देख रहे हैं कि कोरोना कंट्रोल करने की बात हुई थी तो फिर वो बात अब कहाँ चली गई। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।